पाकिस्तान की इकॉनमी किधर खड़ी हुई है, हमारे पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, इन मसाइल के लिए क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो हमारे जहनों में घूमते हैं। उन सारे सवालों को जानने के लिए, उनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ स्टेट बैंक के अकवल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, वेलकम। बहुत से सवाल हैं जो लोगों के जेहन में आते हैं, जो बड़े बेसिक से होते हैं, लेकिन हमें उन सवालों के जवाब पता नहीं होते और हम उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं आज वही उन सवालों पे ही आऊँगा जो एक आम आदमी के सवाल है। तो काइंडली आप उन सवालों को एड्रेस करें ताकि हमारे जो कन्फ्यूजन है हमारे जहनों में वो ख़त्म हो सके। सबसे पहले मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल करूंगा कि ये डिफ़ॉल्ट हम बहुत सुनते हैं जी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है या वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट होता क्या है? बेसिकली हर कंट्री की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं फॉरेन करेंसी में जो उसने पे करनी होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। लाइक जब हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसकी जितनी वैल्यू होती है वो हमें रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को बाहर भेजनी होती है। इंपोर्ट हमारी दो तरह की हो सकती है, कुछ गुड्स भी हो सकती हैं जो टेंजेबल चीज़ें हैं, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं लाइक एडिबल ऑयल हमने इंपोर्ट किया, लाइक हमने पेट्रोल इंपोर्ट किया, लाइक हमने फूड आइटम्स इंपोर्ट की, इनकी वैल्यू हमने बाहर भेजनी होती है। सही। सेकेंडली होते कुछ सर्विसेज हम बाहर से ले रहे होते हैं, उनकी भी जो पेमेंट्स करनी है तो वो इंटेंजिबल होती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली उनकी हमने पेमेंट बाहर करनी होती है। सही। एक अकाउंट हो गया। सेकंड, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं इसके बदले में बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है। सही। एक्सपोर्ट भी हम दो तरह की करते हैं ऑब्वियसली, एक गुड्स होती हैं, एक सर्विसेज होती हैं। इनका जो नेट इम्पैक्ट आता है या तो वो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा अगर हमारी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हुई, और अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हुई तो हमारा जो करंट अकाउंट होता है वो डेफिसिट में चला जाएगा। ये जो हमारी ऑब्लिगेशन होती है हमने पेमेंट करनी होती हैं। और अच्छा, एक और बात, हमने डिफरेंट कंट्री से कुछ लोन्स लिए होते हैं, उनकी पीरियडिकली हमने उनकी कुछ कैपिटल पेमेंट करनी होती हैं और कुछ उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं। जो इनका सर्टन टाइम पीरियड होता है जिस टाइम के ऊपर पेमेंट करनी होती है, उस वक्त अगर हमारी किटी में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इतने पैसे हों कि हम उसको टाइमली पेमेंट कर दें तो फिर तो सिस्टम स्मूथ चलता रहता है। लेकिन अगर किसी पीरियड में किसी एक ख़ास वक्त में हमने वो पेमेंट करनी हो और हमारी किटी में उतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना हो, हम वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना कर सकें, तो हम कहते हैं कि वो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर गया है। सही। अच्छा, इधर से मैं आपने एक बीच में जिक्र किया है, वो भी मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है या सरप्लस में है। बड़ा एक बेसिक सवाल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस होता क्या है? करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बेसिकली एक फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट से होती है। सही। हम एक बनाते हैं कि हमने इस पीरियड के अंदर कितनी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की और कितनी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, ये एक मेजर उसके कंपोनेंट होते हैं। सही। इसका एक माइनर कंपोनेंट भी होता है लाइक एफडीएच, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई या हमारी कंट्री ने बाहर फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ में। इसके अलावा एक छोटी सी अमाउंट एक और भी होती है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, कुछ फॉरेन कंपनी जो उधर काम कर रही होती हैं, इन्होंने अपने डिविडेंड्स वगैरह बाहर पे करनी होती है, एक माइनर अमाउंट होती है। मेजर वही होती है एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। ये जो जिस अकाउंट में हम इसका जिक्र कर रहे होते हैं उस अकाउंट का नाम करंट अकाउंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट सरप्लस में होता है, और अगर हमारी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ज़्यादा हो तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है। सही। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल सवाल मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं बड़ा स्मूथली पूछूँ, जो हर बंदा जानना चाहता है और जिसको हम डिस्कस करते हैं आजकल। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आपने मीडिया में देखा होगा या सुना होगा कि कुछ लोग एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर रहा है ना ही करेगा। आमतौर पे जो हुकूमती लोग हैं वो इस बयानिए के हामी हैं। जैसे हम भी अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान इज़ टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन के मोस्टली लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। टेक्निकली तो हमने अभी तक कोई भी जो डेट ऑब्लिगेशन है वो हमने अभी तक टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी नहीं जिसके ऊपर हमने डिफ़ॉल्ट किया हो। लेकिन हमारी जो इंपोर्ट्स होनी चाहिए थी, लाइक हमारी जो नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, फूड आइटम्स की इंपोर्ट्स हैं, ऑयल की इंपोर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर हमने एक अनकन्वेंशनल तरीके के ऊपर सख्ती की हुई है, पाबंदी लगाई हुई है। सही।
आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि इतने ज़्यादा कंटेनर, इतने थाउजेंड्स कंटेनर पड़े हुए हैं जिनकी स्टेट बैंक पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक है ना। और बहुत सा रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं जो एक्सपोर्ट में यूज़ होकर एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। सही। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हमारी मेडिसिन वगैरह बनती हैं उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है। आपने वो भी सुना होगा, उस रॉ मटेरियल को भी इंपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा। क्यों? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने नहीं है जो उसको सपोर्ट कर सके। सही। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक जो हमारा जो फॉरेन डेट है उसकी तो पेमेंट हम कर रहे हैं टाइमली, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो तो स्क्वीज हो रही हैं। मंथ टू मंथ अगर कंपैरिजन करें वो भी कम हो रही हैं, ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो वो भी कम हो रही हैं। मीनिंग दैट हम एक किसी ना किसी लिहाज से अपनी जो ऑब्लिगेशन हैं वो पूरी नहीं कर रहे। टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट किसी लिहाज से कह सकते हैं कि कर चुके हैं। हमें जितनी इंपोर्ट करनी चाहिए उतनी इंपोर्ट हम नहीं कर रहे। अच्छा, आपकी बात से मुझे एक होप मिली है कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट नहीं किए। सिर्फ ये बताइएगा कि अगर हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आम बंदे की ज़िंदगी पर? बेसिकली जब हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं ना तो मेजर इम्पैक्ट सबसे पहले तो आता है करेंसी जो होती है वो आपकी लोकल करेंसी वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर जाती है। सही। एज़ कम्पेयर टू योर काउंटर पार्ट कंट्रीज़ लाइक डॉलर के साथ उसका जो पैरिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया, रिजल्टेंटली उसकी करेंसी 75% कहते हैं कि डेप्रिशिएट कर गई थी। क्योंकि हमने भी पार्शली डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ है, हमारी भी करेंसी पिछले 8-10 महीने के अंदर 61% डेप्रिशिएट कर चुकी है। सही। उसका नतीजा क्या होगा आम बंदे की इम्पैक्ट लाइफ के ऊपर? इन्फ्लेशन जो है वो कंसिस्टेंटली राइजिंग है, बढ़ रहा है। आपने आमतौर पे सुना होगा कि रूटीन में जो होता था 1 साल पहले 2 साल पहले कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या है, 7% है, 8% है, 9% है, ऐसे ही होता था ना। ऐसे ही है। अब क्या खबरें चल रही हैं? हमारा इन्फ्लेशन रेट है 40% है, 42% है, 43% है। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो हमारी जो करेंसी डिवैल्यू कर रही है ना, डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी वजह से आ रहा है। चीज़ें कंसिस्टेंटली महंगी हो रही हैं। सही। यही इसका इम्पैक्ट है जो पार्सली हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ है। माने या ना माने, इम्पैक्ट तो हमारी लाइफ के ऊपर नेगेटिव उसका आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें आपने इसमें ऐड की है, मैं उस पर सवाल करना चाहूँगा कि पहले ये बताइएगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। नंबर 2, अक्सर हम सुनते हैं कि जी 40% इन्फ्लेशन है या 30% इन्फ्लेशन हो गई इस महीने, इससे मुराद क्या होता है? बेसिकली एक महंगाई जो होती है, महंगाई उसको मेजर करने का एक तरीका होता है। हम एक चीज़ का नहीं कहते कि फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी हो गई, नहीं। हमने एक बास्केट बनाई होती है, उसके अंदर 300 के लगभग या 326 के लगभग आइटम्स होते हैं। उन सब की कलेक्टिवली एग्रीगेट प्राइस देखते हैं कि पिछले महीने क्या थी, इस महीने क्या है, पिछले साल क्या थी, इस साल उसकी प्राइस क्या है। ये डिफरेंट तरीके होते हैं मेजर करने के। एक को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, एक हमने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बनाया होता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस तरह डिफरेंट मेजर करने के तरीके होते हैं। महीने के साथ कंपैरिजन करें तो और नाम है, पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो कुछ और नाम है। सही। जब हम 42% कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड जो था, पिछला जो पीरियड था, अगर उसमें एक चीज़ 100 रुपये की आ रही थी तो अब वो चीज़ 142 रुपये की आ रही है। सही। इसका मतलब 42% का मतलब ये होता है। सही। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, मैं दोबारा उधर ही आऊँगा। अच्छा, आजकल हम खबरों में सुनते रहते हैं जी हमारा एक स्टेट लेवल मुआहदा हो रहा है IMF के साथ और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। पहले मुझे ये बताइएगा कि IMF है क्या? बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इंटेग्रेट किया गया ना, तो पूरी की पूरी एक वर्ल्ड इकोनॉमी एक शक्ल में आ गई। अब इन सब को एक सिस्टमेटिक तरीके में रखने के लिए ना IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से एक अदारा बनाया गया। सही। इसका मतलब ये था कि इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में से अगर कोई एक कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसको हेल्प आउट करने के लिए कोई एक अदारा होना चाहिए जो जाके उसके जो करंट अकाउंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर दे। ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि लेट्स सपोज पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है, इसका मतलब है कि उसने बाकी जो काउंटर पार्ट कंट्री थी उनकी जो पेमेंट्स करनी थी वो नहीं कर सका। सही। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके काउंटर पार्ट कंट्रीज़ के ऊपर भी आएगा। उन्होंने जो पेमेंट्स लेनी थी, डिफ़ॉल्ट करने वाले तो पेमेंट देनी थी, जिन जिन कंट्रीज़ ने वो पेमेंट्स लेनी थी उन्होंने भी तो कहीं आगे उनको यूटिलाइज करना था ना। सही। अगर एक कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो जो बाकी कंट्रीज, उसके जो काउंटर पार्ट कंट्रीज, उनके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था उसको काउंटर करने के लिए IMF का दायरा बनाया गया। सही।
इसको कहते हैं ताकि ये सिस्टेमिक जो फॉल आना था उसको रोकने के लिए ये IMF का अदारा बनाया गया था। ये सिस्टम के अंदर एक सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम करता है। ये उस कंट्री को जो कि प्रॉब्लम में आ जाती है करंट अकाउंट के, उसको सॉल्व करने के लिए, ये हेल्प आउट करने के लिए आ जाता है। अच्छा, तो ये जो तासुर दिया जाता था कि ये एक बैंक है, ये उस तरह से, तो मतलब इससे मुराद है कि ये एक बैंक नहीं है, ये एक इदारा है जो नेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दुनिया को जो ग्लोबल क्राइसिस है उससे बचाने के लिए ये इदारा बना। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोई बैंक नहीं है, ये जितने पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे उन्होंने मिलकर खुद बनाया हुआ है। पाकिस्तान भी इसका एक स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान ने इसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है इसके बनाने में। सही। इसकी जो करेंसी है वो डॉलर नहीं है, इसकी करेंसी को कहते हैं SDR। पाकिस्तान ने अपने हिस्से के इसके अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स डाले हुए हैं। हम अपना कोटा है, हमें जब जरूरत पड़ती है हम इसका कोटा ही, अपना कोटा ही उसमें से ले रहे होते हैं। बेसिकली हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा होता, हम अपना कोटा उसमें से विदड्रॉ कर रहे होते हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, इधर से ही मैं सवाल करूँगा IMF को लेके कि अक्सर हमारे यहाँ तासुर दिया जाता है कि शायद ये एक इदारा है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है या किसी फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रहा है। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? बेसिकली मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए आता है। सही। ये किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये हमें हेल्प आउट करना चाहता है, हमें सपोर्ट करना चाहता है। जो वीक कंट्री होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आता है। लेकिन इसको आप एक एनालॉजी इसकी ज़रा समझ लें। एक बंदा जब बीमार होता है, आम तौर पे छोटा मोटा मसला होता है तो वो क्या करता है, आम डॉक्टर के पास, मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई ले लेते हैं। लेकिन अगर वो सीरियस बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल में चला जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल वाले उसको ICU में ले जाते हैं। ऐसे होते हैं। अब इसी मिसाल को कंट्री के ऊपर फिनंशियल हेल्थ के ऊपर लगा लें। वो एग्जांपल थी फिजिकल हेल्थ की। अब हमारी किसी कंट्री की अगर फिनंशियल हेल्थ ख़राब हो जाए तो हम अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं, हम उनसे मसले का हल पूछते हैं। अगर मसला उनसे हल ना हो तो हम फॉरेन एक्सपर्ट्स बुला लेते हैं, वही करेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मसला उनसे भी हल ना हो तो फिर IMF के पास जाते हैं। IMF उस वक्त आता है जब आप ICU में होते हैं, जब हम एंड स्टेज के ऊपर, जब एंड स्टेज के ऊपर होते हैं, ICU वाली कैफियत होती है। यानी कि ICU में बार बार जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर एक कंट्री IMF के पास गई है तो उसको फ़ौरन क्या चाहिए, जब उसका IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो तो फिर अपने जो एक्सपर्ट्स, लोकल एक्सपर्ट्स हैं या कोई फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाने हैं तो उनको बुला ले, और उनके वजह से जो आपके परसिस्टेंट जो फाइनेंशियल डिजीज़ हैं, जो आपके इस तरह के इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं, आप उनको हल करो और उनको ठीक कर लो। अच्छा, इधर से मैं एक सवाल पूछूंगा कि हम अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं सो कॉल्ड बांग्लादेश से, इंडिया से, हमारे वो कंपेटिटर्स हैं, और उसमें बताइएगा कि हम लोग कितनी बार अभी तक IMF जा चुके हैं, और इंडिया और जो बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ है वो कितनी बार IMF? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। हम तकरीबन 23 दफ़ा जा चुके हैं IMF के पास। अच्छा। मीनिंग दैट कि जब एक प्रोग्राम खत्म होता है साथ ही दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, बाय एंड लार्ज। सही। इंडिया सिर्फ एक दफ़ा 92 में IMF के पास गया था। अच्छा। जब वो गए, उन्होंने IMF का प्रोग्राम को कंप्लीट किया। उनके जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने फौरी डिसाइड किया कि अब हमें ऐसे स्टेप्स करने चाहिए कि दोबारा हमें इस ICU में ना जाना पड़े, यानी कि हमें दोबारा IMF के पास जाना ना चाहिए। उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, फिजिकल फाइनेंशियल पॉलिसी थी, इस तरह उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया अपना पॉलिटिकल सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, इस तरह इंटेग्रेट करके, इस तरह डिसीजन मेकिंग की, दोबारा उनको जाना नहीं पड़ा। अब आप देख लो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी वीक है। शायद इंडिया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। G20 का पार्ट है वो, जी। G20 के जो। और बांग्लादेश के बारे में वो कितनी बार जा चुके हैं? बांग्लादेश की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत बेहतर है। सही। हमें सिर्फ अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करना चाहिए। इंडिया एक दफ़ा गया, उसके बाद उन्होंने ऐसे डिसीजन किए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कि दोबारा उनको वहाँ जाना नहीं पड़ा। अच्छा, मैं इधर से एक सवाल पूछूंगा कि इससे मुराद ये है कि IMF से आपकी जान छूट सकती है, तो मैं इसी से रेलिवेंट पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान की भी IMF से जान छूट सकती है किसी तरह, कि हमें जाना ही नहीं पड़ेगा? जान छुड़ानी पड़ेगी। सही। रीज़न क्या है, आप कितनी दफ़ा एक पेशेंट को ICU में लेके जाओगे, ठीक है ना। अब करना क्या चाहिए, वही मैंने बताया, करंट अकाउंट को ठीक करने के लिए वो आता है। अब करंट अकाउंट के मैंने बताया कि 2 मेजर पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? एक्सपोर्ट बढ़ानी है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी सब्स्टिट्यूशन जहाँ से ढूंढनी है। आई रिपीट माई वर्ड्स,
इससे जान छोड़ने का क्या तरीका है, हम अपनी या तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, इससे हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। सही। अब इसके लिए क्या करें, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी हैं हम एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इनफ्लो बेहतर हो जाएगा। हम हमारे अपने जो HR रिसोर्सेज हैं, हमें रिसोर्सेज हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, हमारी अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करें। क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज हैं वो बेहतर हो जाएंगी। हमारे जो होम रेमिटेंसेज आती हैं, हमारे जो वर्कर्स बाहर बैठे हमें पैसा भेज रहे होते हैं, उनको अगर हम स्किल्ड को भेजेंगे, अभी तो हमारी लेबर क्लास बाहर जाके होती है, वो छोटी सी अमाउंट भेजती है। अगर हमारे जो फॉरेन लेबर हमारी जाती है, लेबर के बजाय अगर स्किल्ड वर्कर जाएँ, डॉक्टर जाएँ, इंजीनियर जाएँ, या हाईटेक लोग जाएँ, IT के स्पेशलिस्ट जाएंगे, तो वो कितना एक लेबर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके हमें भेजेंगे। ये 2 तरीके हो गए। और तीसरा क्या है, हम बहुत सी इंपोर्ट्स करते हैं, ट्रेजिकली हम फूड आइटम तक इंपोर्ट करते हैं, वेयर्स क्या हम कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर भी हम इंपोर्ट करते हैं। हमें एग्रीकल्चर चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। क्या हम एडिबल ऑयल खुद नहीं ग्रो कर सकते? क्या हम पल्सेस वेजिटेबल हम खुद नहीं ग्रो कर सकते? क्यों नहीं ग्रो कर सकते? ग्रो करनी चाहिए। और जो हम रॉ मटेरियल डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं फॉर द लोकल इंडस्ट्री एंड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, वो क्या हम खुद नहीं बना सकते? इसके लिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ करनी चाहिए। ये 4 काम हम कर लें, IMF से जान छूट जाएगी, अदरवाइज जान कभी भी नहीं छूटेगी। सही। क्योंकि मैंने बताया कि एक इसके 4 ही कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वैल्यू ऑफ पोर्ट एंड सर्विसेज विच हुई इम्पोर्टिंग। इन चारों के ऊपर काम करें, फिर ही जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं जान छूटेगी। हम इस नोट के ऊपर आएगा इस वीडियो को एंड करते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने जो तरीके बताए हैं कि हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, हम अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करें, हम अपनी इंडस्ट्री को जितनी ज़्यादा आसानियाँ उनके लिए फ्राहम कर सकें, हमें वो करनी चाहिए, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े, और हम किसी तरह से जो इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हम बन गए हुए हैं, वो हम किसी तरह से उससे बचें, ताकि हम IMF से भी बच सकें, और आने वाली जो हमारी जो क्राइसिस हैं जो आ सकते हैं हमें, उससे भी बच सकें। तो अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट कोई अच्छा सेशन किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर कर सकेंगे, अगर आपने टाइम दिया तो हमें। इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।